सुप्रभात बच्चों। हम लोग कविता पढ़ रहे थे। कविता का नाम है उठो धरा के अमर सपूत। उस काव्य की चर्चा हम शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कर चुके हैं और आज हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, आपके सामने यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कि आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी कि आश्रय या भाव, कि जो यहाँ पर काव्य की पंक्ति दी हुई है उस पंक्ति को क्या करना है, अपने ऑन वर्ड शब्दों में उसको लिखना है। ओके, पहले काव्य लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका भावार्थ या उसका उत्तर करके लिखेंगे। ओके, तो पे देखते हैं कविता। युग युग के मूर्छे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। युग आने अनेक युगों से, सुमनों आने पुष्प जिसे फूल कहते हैं, बराबर। मुस्कान आने हंसी और धरा आने धरती, सपूत आने पुत्र, अच्छा पुत्र, पुनः आने फिर से, निर्माण आने रचना करना, नया आने नई। ओके, तो इस कविता का भावार्थ बच्चों इस तरह से होगा कि जो कवि हैं इस कविता के कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि आज के हे भारत माता के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया है और अंत में विजय तुम्हें मिली गई। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अनेक युगों से गुलामी में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के दिल में निराशा भर गई है, यानी कि चेहरे पर किसी भी तरह का मुस्कान नहीं है। और फिर कभी कह रहे हैं कि मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि मैं देश के लिए मतलब जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना जीऊँगा और देशवासियों में अपना मानूंगा। ओके, और तुम्हें निराशा से दूर करना है, हर एक की निराशा तुम्हें दूर करनी है। और गुलामी के जंजीरों से क्या हम लोग बच गए हैं, बर्बादी से, तो दूर दूर तक क्या करना है, हमें नया निर्माण करना है। तो इस पंक्ति में कवि यही कहना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है, तो दूसरा प्रश्न इस तरह से है कि कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। तो कवि ने भारत के सपूतों को, देशवासियों के सपूतों को संदेश देते हुए कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। अब तुम्हें देश का क्या करना है, नया निर्माण करना है और स्वतंत्रता का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, और उसका लाभ हर एक व्यक्ति उठा सके। देशवासियों तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं और तुम्हें उन्हें निराश या दूर नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का जो पिछड़ापन इलाका है, यानी जो तरक्की प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, उन्हें क्या करना है, पिछड़ेपन को दूर करके आगे ले आना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि देश को एक नए युग में ले जाना है, एक नए युग की शुरुआत करने के। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बराबर। तो आप लोगों की पता होगा, आप लोग उसमें सफ़र भी करते हैं, बराबर। लॉन्ग टाइम जब मतलब कि जब लोगों के पास अपनी सुख सुविधा के साधन नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, राष्ट्रीय संपत्ति का ही उपयोग अपने जीवन में
करते थे और आज भी कर भी रहे हैं, आगे करेंगे। तो राष्ट्र संपत्ति कौन सी है? जैसे है रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो सड़क है, बराबर, नदियाँ हैं, जंगल हैं, बराबर, इन सभी संपत्ति क्या है? राष्ट्र की संपत्ति है। तो राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा करना क्या हमारा, हम सभी का परम कर्तव्य है और रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्ग की मरम्मत के लिए अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो सरकार को पत्र लिखकर उन्हें सूचित करेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका दुरुपयोग से क्या करेंगे? रोकेंगे। सरकार द्वारा जो संरक्षित जो इमारत है, बराबर, जिस तरह कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस जो है, लाइट बिल वगैरह ये सब, बराबर, तो वहाँ क्या करेंगे? नुकसान पहुँचते देखकर हम तुरंत विभाग को सूचित करेंगे, बराबर। जंगल है, वन है, बराबर, वहाँ पर रहने वाले पशुओं का शिकार होते देखेंगे तो हम क्या करेंगे? वो भी उनसे संबंधित जो अधिकारी होंगे उन्हें हम सूचित करेंगे, बराबर। अब हम बच्चों देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने अभ्यास के प्रश्न की चर्चा की, ओके। यहाँ पर स्वाध्याय के जो प्रश्न, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं, बराबर। तो पहला ये प्रश्न इस तरह का है, ओके। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद देश का नया निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का सिंचन करें, अनेक युगों से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। कौन मुरझाया हुआ? इंसान के चेहरे की जो खुशी चली गई। इंसान के चेहरे की तुलना कवि ने मुरझाए हुए फूलों के साथ की है। अपनी इस मंगलमय वाणी से संसार रूपी बगीचे यानी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक उम्मीद रखते हैं, ओके। फिर दूसरा जो प्रश्न है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो कवि नई मुस्कान, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में, मुर्दाने कि काम कर रहे हैं, मतलब कि हर एक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह का चाम नहीं, खुशी नहीं, उसे मुर्दा दिल बताया। मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युगों युगों से लोगों के मुरझाए हुए दिल में फूलों की तरह नई मुस्कान देखना चाहते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मित्र मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। अन्य जो लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय यानी कि पुस्तकालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार यानी समाचार पत्र पढ़ सकें। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर
आरोग्य मतलब शिविर लगाए जाए, बराबर, जिससे लोगों को कोई बीमारी होते है वो बीमारी का भी क्या इलाज कर सके, जल्दी से कोई बड़ा स्वरूप न धारण कर ले। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है कि इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, बराबर। तो उठो धरा के अमर सपूतो कविता के निम्नलिखित बातों में अपने जीवन में उतारना चाहूँगा कि मैं अपने देश से प्रेम करूँगा या करूँगी, बराबर। इस तरह से आप उसे लिख सकते हो। ओके, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसा काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बराबर, देखते हैं कि यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं, बराबर, काव्य की पंक्तियाँ हैं, उसके प्रश्न यहाँ पर दिए। ओके, तो पहले हम काव्य की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ओके, तो काव्य की पंक्तियाँ इस तरह से हैं यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बराबर। खड़ा हिमालय बता रहा, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए दुनिया भर में हुआ सबसे बड़ा हिमालय, बराबर। तो ये पंक्तियाँ जो है, इस पंक्तियाँ का कहने का तात्पर्य है कि हिमालय क्या है, अपनी जगह पर अड़ी है, खड़ा है, कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आई लेकिन उन मुसीबतों का हिमालय क्या डट कर सामना किया। आंधी आए, तूफान आए, फिर भी हिमालय क्या वहाँ से हिला नहीं, और वह हिमालय इतना ऊंचा कि वो आसमान को छुए, आसमान के तारे को भी छू सके। लाख मुसीबत आने पर भी हिमालय ने क्या किया, अपने जीने में मर जाने, बराबर, कि उसने तूफानों से, मुश्किलों से मतलब पीछे हट करके भागा नहीं, अनेक बाधाओं का डट करके सामना किया, लड़ता रहा, बराबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस काव्य के आधार पर क्या है, आपको प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, बराबर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने कि हिमालय हमें क्या संदेश देता है, तो हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यह तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे, बराबर। फिर दूसरा जो प्रश्न है कि मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए, बराबर। तो मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना पथ और प्रणय नहीं छोड़ देना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया है, वह हर कठिनाइयों से लड़ा है, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, अटल नहीं हुआ है, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। ओके, अब यहाँ पर अब क्या, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कि इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। क्या करना है, योग्य टाइटल, शीर्षक यानी योग्य टाइटल देना है। ओके, चौथा रह गया, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो पहले ये चौथा प्रश्न कर लेते हैं।
तो इस काव्य का भावार्थ इस तरह से कि जीवन में अनेक बाधाएं कठिनाइयाँ आती हैं, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते। ओके, फिर चौथा जो प्रश्न है यहाँ पर पांचवा सॉरी, इस काव्य का योग्य शीर्षक दीजिए। शीर्षक आने टाइटल हेडिंग देना। ओके, तो इसका होगा कि हिमालय का संदेश। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और फिर आने वाले समय में जो हमारा है नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया मतलब कि है तीसरा जो प्रश्न, तो इसको हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप PDF में से देखकर अपनी कॉपी में लिख डालिए।